नमस्कार प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, ग्राम प्रधान चुने गए हैं और निश्चित तौर पे आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है। और आज के एपिसोड में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके अधिकारों और दायित्वों के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उसकी नियमावली में, और समय समय पर निर्गत शासनादेशों में आप तक पहुंचाऊं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 पंचायतें हैं और 58,000 के आसपास प्रधान चुन करके आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गांव की व्यवस्था है या स्थानीय सरकार का जो स्वरूप है उसको संचालित करने के लिए आप एक मुख्य धुरी हैं। जैसे तारों में चंद्रमा है, वैसे ही पंचायत सदस्यों के बीच में आप प्रधान हैं और आप की लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में ग्राम पंचायतें अच्छा विकास कर सकती हैं, बशर्ते आप अपने अधिकारों दायित्वों को अच्छे से समझ करके उसका क्रियान्वयन करें। और बहुत सारे प्रधानों ने ऐसा किया भी है और बहुत सारी पंचायतों ने मॉडल पंचायत का स्वरूप खड़ा किया है। किसके नेतृत्व में? ग्राम प्रधान के नेतृत्व में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर जरूर जोर दूंगा कि आपकी लीडरशिप में ग्राम पंचायत अच्छे से विकास तभी कर सकती है जब ग्राम पंचायत की व्यवस्था को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून हैं, आवश्यक नियम कानून हैं, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से ज्ञान, अच्छी तरीके से जानकारी, और अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान आपको मार्ग दिखाएगा, अपनी पंचायत को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सशक्त भी करेगा। तो आइए आज हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम प्रधान के बारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, नियमावली में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके साथ ही साथ समय समय पर निर्गत शासनादेशों में क्या बातें किए गए हैं, उस पर हम लोग फोकस करते हुए ग्राम प्रधान के अधिकार और दायित्वों पर चर्चा करते हैं। तो पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मेरा अनुरोध है कि आप पूरा इस वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो करें, लेकिन पूरा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको यह सहयोग प्रदान करेगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा, आपको और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि पंचायत की, अगर स्थानीय सरकार की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय में सबसे नीचे वाले स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत है। तो पंचायतों की व्यवस्था को चलाने के लिए अगर देखें तो गांव में 3 आधार स्तंभ हैं। क्या क्या है? ग्राम सभा, लोगों की आम सभा, ग्राम पंचायत चुने गए प्रतिनिधियों की सभा, और समितियां जो ग्राम पंचायत के सदस्यों के बीच से ही आपस में से ही चुनी जाती है। तो ये 3 आधार स्तंभ हैं जो गांव की व्यवस्था को, ग्राम की व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक स्वरूप लेकर के आई। और इन तीनों का मुखिया अध्यक्ष प्रधान ही होता है, अर्थात ग्राम सभा की बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, समितियों की बैठक बुलाना। और आप देखें कि अन्य विभागों की भी जितनी भी लगभग समितियां हैं, सब में अध्यक्ष कौन है? प्रधान है। तो प्रधान की भूमिका, प्रधान का दायित्व, प्रधान का कर्तव्य अपने परिधि के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, अपने पंचायत के अंदर बहुत बड़ी, और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ग्राम प्रधान के बारे में लिखा हुआ है, धारा 11(क)(1) में, कि हर ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान है जो उस ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत का सदस्य होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 12(6) में। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जब प्रधान को लेकर के वोटिंग की बात होती है,
हटाने की बात होती है, वोटिंग की बात होती है। ऐसे में अगर बराबर मत आ जाए तो प्रधान उस परिस्थिति में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और ये समय समय पर निर्गत हाईकोर्ट की रूलिंग भी कि प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य होता है और उसको भी बराबर की स्थिति में या निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और राज्य सरकार इस प्रधान के पद को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित करती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो अनुसूचित जाति के लिए लगभग 21% प्रधान के पद आरक्षित हैं। अगर पिछड़े वर्ग के लिए देखें तो 27% पद आरक्षित है। और अगर महिलाओं के लिए देखें तो चाहे वो सामान्य वर्ग की सीट हो, अनुसूचित जाति की हो, अनुसूचित जनजाति की हो या पिछड़े वर्ग की हो, सब में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। इसके लिए आरक्षण प्रदान किया गया। अब आते हैं हम दूसरी बात पर कि प्रधान का निर्वाचन। तो प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 में दिया गया। इसमें क्या कहा गया है कि उस पंचायत क्षेत्र का जो निर्वाचक नामावली है उसमें जो सदस्य हैं उनके द्वारा आपस में से किया जाएगा। यानी कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो ग्राम प्रधान को चुनेंगे या चुनते हैं। ये किस में प्रावधान है? 11 में प्रावधान। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रधान के निर्वाचन में, जैसे इस बार भी हुआ है, कि अगर प्रधान और 2/3 से कम सदस्यों का निर्वाचन नहीं हो पाता किसी पंचायत में, तो राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या नियत अधिकारी उस पंचायत के लिए, उस ग्राम पंचायत के लिए प्रशासक या प्रशासनिक समिति का गठन कर सकता है। और यह प्रशासनिक समिति में सदस्य कौन होगा? वही होगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। संख्या कितनी होगी? तो वो जितना नियत प्राधिकारी निश्चित करें। इनके कार्य दायित्व क्या होंगे? प्रधान के ही कार्य और दायित्व जो ग्राम पंचायत के होते हैं वो सारे कार्य दायित्वों का निर्वाह इस समिति द्वारा किया जाएगा। शर्त क्या है कि सिर्फ 6 माह तक के लिए ही ये समिति या प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। और इस प्रशासक या प्रशासन समिति नियुक्त के पूर्व जो भी प्रधान या सदस्य थे वो प्रधान और सदस्य नहीं रह जाएंगे। और नए निर्वाचन के बाद इनका कर्तव्य एवं दायित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा प्रक्रिया। तीसरी बात यह है कि अगर जाहिर सी बात है कि जब हम किसी पद को धारण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो इसका प्रावधान 12 अंग उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 अंग में किया गया। क्या कहा गया है कि नियत समय और नियत स्थान पर प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान एवं सदस्य, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी अधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेगा। दूसरा, पद की शपथ लेगा तो एक प्रावधान और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, पद त्याग। कोई भी प्रधान या कोई भी सदस्य नियत प्राधिकारी को लिखित में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। और यह कहाँ उल्लेख है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(च) और नियम 60 में उल्लिखित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यकाल। अब यह है कि प्रधान का कार्यकाल आप सभी जानते हैं कि पंचायत का गठन 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। यह कहाँ लिखा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 11(ख) के 6 में लिखा हुआ है। 11(ख) 6 में क्या लिखा हुआ है कि पंचायत के कार्यकाल के साथ ही प्रधान का कार्यकाल समाप्त होगा। दूसरी बात, अगर धारा 95 में के तहत या
धारा 14 के तहत अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसको हटाया नहीं गया है, तो वह 5 साल के कार्यकाल तक अपने पदभार को ग्रहण करेगा। अब आते हैं प्रधान। भाई जाहिर सी बात है, प्रधान भी निर्वाचित होता है तो उसको भी भत्ते चाहिए, मानदेय चाहिए। तो मानदेय का प्रावधान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम की धारा 12(क)(1) में किया गया है। सदस्यों के मानदेय और भत्ते के प्रावधान 12(क)(2) में किया है। लेकिन अब तक सदस्यों के मानदेय और भत्ते का प्रावधान किसी भी नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं किया गया, अर्थात ग्राम पंचायत के सदस्यों को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता। लेकिन ग्राम प्रधान को मानदेय के रूप में 3500 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। 22 नवंबर 2016 के शासनादेश के अंतर्गत प्रधान को 3500 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। वार्षिक खर्च के लिए, यात्रा एवं आनुषंगिक व्यय के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है। आकस्मिक खर्च के लिए प्रधान 5,000 रुपये अपने पास रख सकता है। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। अब आते हैं कि कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? आकस्मिक रिक्ति। जैसे यदि पंचायत का प्रधान की मृत्यु हो जाए, उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, उसे हटा दिया गया है, उसने शपथ लेने से इनकार किया है, या उसका निर्वाचन अविश्वसनीय घोषित कर दिया गया है, तो पुनः क्या किया जाएगा? निर्वाचन कराएगा। अर्थात आकस्मिक रिक्ति उपरोक्त में से किसी भी कारणों से होती है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन के लिए धारा 11(ख) और 12 में दी गई। दूसरा आते हैं कि अब जाहिर सी बात है कि जब प्रधान का पद रिक्त हो जाएगा तो कोई ना कोई तो प्रधान का कार्य संभालेगा। तो ऐसे में नियत प्राधिकारी किसी सदस्य को प्रधान का कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट करेगा। किस अवस्था में? जब प्रधान की मृत्यु हो जाए, प्रधान को हटा दिया जाए, प्रधान को ने त्यागपत्र दे दिया हो, या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाए, प्रधान अनुपस्थित हो, बीमारी के कारण या अन्यथा कार्य करने में असमर्थ हो। तो ऐसे में प्रधान के कार्य को करने के लिए नियत प्राधिकारी क्या करेगा? किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट करेगा। ये किस धारा में उल्लेख है? तो 12(इ). अगर इसको अंग्रेजी में देखें तो 12(j) में स्पष्ट प्रावधान। अब आता है कि अस्थायी प्रधान का मनोनयन क्या है। तो नियम 46 को क्या कहता है कि प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान का कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रधान किसी सदस्य को लिखित रूप में मनोनीत कर सकता है, और यह मनोनीत किया हुआ सदस्य प्रधान के सारे कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाह प्रधान की अनुपस्थिति में करेगा, जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रधान को मिले। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रधान के कर्तव्यों के बारे में। तो आप जानते हैं कि प्रधान का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य कार्य का देखें तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समितियों का बैठक बुलाना। क्यों? क्योंकि सारी प्रक्रियाएं उस बैठक से ही शुरू होती हैं कि क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य हुए हैं, क्या निर्णय लिए जाने हैं, क्या वित्तीय व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से स्रोत आय के हमारे हैं, ये सारा कहाँ डिस्कस होता है? जाहिर सी बात है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और समितियों की बैठकों में होता है। तो प्रधान का मुख्य दायित्व क्या है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और समितियों की बैठक बुलाना। दूसरा क्या है? अगर बैठक बुला रहा है तो उसको नियंत्रण रखने का कार्य भी जाहिर सी बात है प्रधान का हो। ग्राम पंचायत की आर्थिक व्यवस्था और शासन की देखरेख करना, कोई त्रुटि या गड़बड़ी पाई जाए तो पंचायत को सूचित करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को की देखरेख करना, उन पर नियंत्रण रखना, ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की तरफ से पत्र व्यवहार करना, पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहना, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर और शुल्क फीस को वसूलना और वसूलने की व्यवस्था करना,
दीवानी एवं फौजदारी मामलों में ग्राम सभा ग्राम पंचायत की तरफ से अभियोजन प्रस्तुत करना। और अगर देखें तो अन्य ऐसे कार्यों का पालन करना जो पंचायत के लिए पंचायत राज एक्ट या समय समय पर निर्गत शासनादेशों और अधिसूचनाओं के माध्यम से उसको सौंपेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है। तो अब कौन कौन सी समितियां यहीं पे जान लेते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारी 6 अस्थायी समितियां हैं जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में किया है। जैव विविधता प्रबंध नियोजन विकास समिति, इसका अध्यक्ष भी प्रधान है, तो जाहिर सी बात है बैठक बुलाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। शिक्षा समिति, उसका अध्यक्ष प्रधान है, बैठक बुलाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। प्रशासनिक समिति, तो उसका अध्यक्ष प्रधान है, तो उसकी बैठक बुलाने की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपदा प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति, इसका अध्यक्ष प्रधान है। ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति, इसका भी अध्यक्ष प्रधान है। ग्राम पंचायत स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, इसका भी अध्यक्ष प्रधान है। ग्राम पंचायत भूगर्भ जल उप समिति, इसका भी अध्यक्ष प्रधान है। ग्राम गंगा सेवा समिति, इसका भी अध्यक्ष प्रधान है। तो ये तमाम विभागों की या अन्य अधिनियमों के तहत जो समितियां बनी हैं उसका भी अध्यक्ष प्रधान है। तो जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अस्थायी समितियां एवं अन्य समितियों की अध्यक्षता करने का, बैठक बुलाने का, कार्य संचालन का सारा दायित्व किस पे है? प्रधान पे है। और यह समितियां क्या हैं? यह समितियां या पंचायत क्या है? प्रधान को सुचारू रूप से काम को करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई। अब आता है कि प्रधान को इन अधिकारों के साथ साथ विशेषाधिकार भी है। जैसे नियम 47 को कहता है कि ग्राम प्रधान विहित प्राधिकारी को सूचना देकर बिना पंचायत को बताए कोई कार्य कर सकता है जो तत्काल में आवश्यक हो, बाद में वह ग्राम पंचायत को सूचना दे सकता है। अन्य कार्य के माध्यम से देखें, अभी देखिए कोविड का प्रकोप है, अभी चल रहा है, विगत 1 सालों से कोविड चल रहा है। निगरानी समिति गठित हो रही, उसका भी अध्यक्ष प्रधान है, आप देखिए। और निगरानी समिति का गठन तो हाल ही में किया गया है जब ये कोविड आया है, लेकिन उससे भी पहले संक्रामक रोगों को रोकने और उसको बस में करने का अधिकार नियम 47 ख में प्रधान को है। इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायत की बैठकों में सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना भी प्रधान के अधिकार में है, नियम 48। अब यहाँ पे एक चीज और है कि पंचायत में प्रधान को सहयोग प्रदान करने के लिए कौन है? सचिव। नियम 169 2 और 3 में क्या उल्लेख है? यहाँ पे इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह जुड़ा हुआ है। तो प्रधान के उन आदेशों का पालन करे कौन? ग्राम पंचायत का सचिव, जो ग्राम पंचायत ने पारित किए हों और जो पंचायत एक्ट ने दिए हों, तो उस आदेशों का पालन करेगा। अगर ग्राम पंचायत ने कोई निर्णय लिया है, किसके नेतृत्व में निर्णय लेती है? प्रधान के। तो उसका पालन करने का जिम्मेदारी किसका है? ग्राम पंचायत के सचिव। कहाँ लिखा है? 169(2) 169(2) नियम 169(2). दूसरा, पंचायत सचिव को एक अतिरिक्त पावर क्या है कि ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की देख रेख करें, यानी ग्राम पंचायत के अन्य विभागों के भी जो कर्मचारी हैं उनको देख रेख करने का अधिकार किसको? पंचायत सचिव को। किसके दिशा निर्देशन में? प्रधान के। कहाँ लिखा है? 169(3). अब साथियों एक बात और हो सकता है कि मान लीजिए कि प्रधान को अचानक कोई काम आ गया और वह बाहर जाना चाहता है, तो चूंकि वह एक निर्वाचित पद को, संवैधानिक पद को धारित करता है, इसलिए उसका दायित्व बनता है कि नियम 62 घ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रधान या सदस्य किसी कारणवश अगर 15 दिन से अधिक अपने कार्य पर
अनुपस्थित रहना चाहता है तो उसको इसकी सूचना निर्धारित अधिकारी को देना पड़ेगा कि वह किस दिनांक से किस दिनांक तक अनुपस्थित रहेगा और किस दिनांक को आकर के पुनः अपना पदभार संभाले। अब दोस्तों 2-3 बातें और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं प्रधान के लिए, जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में अध्याय 7 है जिसमें बाह्य नियंत्रण की बात की गई है। तो इसका डिटेल नहीं, लेकिन 2 खास तौर से धाराओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर जैसे धारा 95(1) में क्या है कि राज्य सरकार की राय में अगर ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति या भूमि प्रबंधक समिति ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने कर्तव्यों के संपादन में लगातार असफल रहा हो या जनहित में इनका बना रहना वांछनीय न हो, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? इनको भंग कर सकती है। किसको? ग्राम पंचायत को, भूमि प्रबंधक समिति को या संयुक्त समिति को। दूसरा, इसी में 95(1)(6) में वह आधार दिए गए हैं जिस आधार पर राज्य सरकार क्या कर सकती है? किसी सदस्य को या प्रधान को हटा सकती है। क्या क्या आधार है? वह बिना पर्याप्त कारण के 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। कौन? ग्राम प्रधान या सदस्य। यहाँ पे दोस्तों मैं सरपंच, सहायक सरपंच की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अब रेलिवेंट नहीं रह गया। इसलिए यहाँ पे हमारा पूरा फोकस क्या रहेगा? ग्राम प्रधान का और पंचायत के सदस्य का। तो इस धारा के अंतर्गत अर्थात 95(1)(6) के अंतर्गत अगर कोई प्रधान या सदस्य बिना किसी कारण के 3 से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहा, वह कार्य करने से इनकार कर दिया, अक्षम हो जाए यानी कार्य ही न कर पाए, ऐसे अपराध का उसके ऊपर दोषारोपण हो या अभियोग लगाया गया हो जो नैतिक अक्षमता से अंतर्वलित हो। दूसरा, पद का दुरुपयोग कर रहा हो, अधिनियम के अंतर्गत बताए गए नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में निरंतर चूक कर रहा हो, अन्यथा उसका जनहित में बना रहना वांछनीय न हो, तो भी राज्य सरकार उसको हटा सकती है। लेकिन हटाने से पहले उसकी जांच होगी, उसको सुनवाई का अवसर मिलेगा। यह हम लोग दूसरे वीडियो में इस पर विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। आगे आते हैं हम लोग दोस्तों। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर प्रधान निर्वाचित नया हो गया तो पिछला प्रधान उसको अपना अभिलेख, रजिस्टर या जो भी संपत्ति है उसको सुपुर्द नहीं करता। तो ऐसे में प्रावधान उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 14(1) में दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? यदि कोई व्यक्ति प्रधान के रूप में कार्य की समाप्ति पर यथास्थिति ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में असफल रहता है या जानबूझकर चूक करता है, तो वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो प्रायः देखा जाता है, इसलिए अनुरोध है कि अगर पूर्व प्रधान ने अभी तक आपको कार्य दायित्व नहीं सौंपा है तो कृपया इस धारा का उल्लेख करते हुए या संदर्भ देते हुए आप उससे बातचीत कर सकते हैं। आगे साथियों, यहाँ पे एक बात का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है कि हमने नियम 47 के अंतर्गत यह बताया कि ग्राम प्रधान का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना। बहुत से हमारे प्रधान जी लोग हैं, पूर्व के प्रधान और वर्तमान के प्रधान, जो इस बात से हो सकता है परिचित न हो, तो ये जानना जरूरी है कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए भी खर्च का प्रावधान है और ग्राम सभा की बैठक के लिए भी खर्च का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए जो खर्च का प्रावधान है वो प्रति बैठक 180 रुपया है। तो जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायत की प्रति माह बैठक होती तो 12 बैठकें होंगी, तो 12 से अगर हम 180 का गुना करते हैं तो 2160 रुपया होगा, 2160 रुपया जो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए
प्रधान खर्च कर सकते हैं राज्य वित्त आयोग से। दूसरा है ग्राम सभा की बैठक। अब ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रति बैठक 900 रुपया है और 4 बैठकों का प्रावधान किया गया है, तो यानी कि 3600 रुपया, यानी 3600 रुपया ग्राम सभा की बैठक के लिए 4 बैठकों के लिए ग्राम प्रधान राज्य वित्त आयोग से खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार वार्षिक यात्रा व्यय के लिए पहले 2500 रुपया था, 2500 था, अब 7500 रुपया कर दिया गया। आनुषांगिक व्यय के लिए पहले 580 रुपया था, अब उसको बढ़ा करके 1740 रुपया कर दिया गया। तो हम अगर 2160, 3600 और 7500 और साथ में 1740 को जोड़ दें तो ये कुल जोड़ कितना आता है? 15,000। इस 15,000 का उल्लेख और कहाँ मिलता है? यह मिलता है 22 नवंबर 2016 के शासनादेश में, जिसमें प्रधान का मानदेय 2500 से बढ़ा करके 3500 कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ग्राम प्रधान के अधिकार दायित्व क्या हैं, आकस्मिक रिक्ति क्या होती है, उसमें कैसे प्रधान अपने दायित्व को संभालेंगे, निर्वाचन नहीं हो पाता है तब उसमें कैसे प्रशासनिक समिति और प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में जो व्यवस्थाएं मूलतः की गई हैं उस पर हमने आपसे चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।